Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे कैपिटल बजटिंग की। जी हाँ फ्रेंड्स, कैपिटल बजटिंग हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ पर हम कैपिटल बजटिंग कैसे होती है, कैपिटल में हम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि बेस्ड है कैपिटल बजटिंग के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैपिटल बजटिंग क्या है इसके बारे में। कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस होती है इवैल्यूएशन की, जहाँ पर हम हमारी इन्वेस्टमेंट या फिर हमारे जो ह्यूज एक्सपेंसेस होते हैं, हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बेस्ट रिटर्न ऑब्टेन करने के लिए उसका एक इवैल्यूएशन करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ऑफन फेस करती है कई सारे चैलेंजेस को, जो हमारे जो दो प्रोजेक्ट या फिर दो इन्वेस्टमेंट होते हैं उनको सेलेक्ट करने में और बाय करने में, या फिर रिप्लेसमेंट के कोई डिसीजंस हो तो उसको सेलेक्ट करने में एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो आइडियली ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्वेस्ट करती है सारे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में, तो वहाँ पर कुछ लिमिटेशंस होती है अवेलेबिलिटी की कैपिटल की ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना पड़ता है डिफरेंट प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट में से। तो कैपिटल बजटिंग जो है वो कंसेप्ट है जो हमें हमारी डेली लाइव्स में अफेक्ट करती है। अगर हम एक एग्जांपल ले तो हमें कैपिटल बजटिंग अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, अगर वो मोबाइल फ़ोन हमारा वर्क करना बंद कर देता है, तो अब हमारे पास दो चॉइसेस आ जाते हैं। फर्स्ट चॉइस हमारे पास ये होता है कि हम एक नया मोबाइल ख़रीद लें, और सेकंड चॉइस ये है कि अगर हम नया मोबाइल नहीं ख़रीदना है तो हम हमारा जो मोबाइल है उसे रिपेयर कर लें। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ कंक्लूड हो जाती है कि कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग जो है मोबाइल की, वो अगर हमारी मोबाइल फ़ोन की लाइफ को इंक्रीज कर देती है। जबकि ये एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी होती है कि जो कॉस्ट है हमारा नया सेल फोन बाय करने की, वो कॉस्ट कम है रिपेयरिंग कॉस्ट से। तो हमें क्या करना होगा, हमें डिसाइड करना होगा कि हमें नया फ़ोन ख़रीदना है या फिर हमें हमारी फ़ोन को रिपेयर करना है। और हमें ये जो प्रोसीड करना है या फिर हमें ये जो डिसीजन लेना है, वो डिसीजन हमें हमारे डिफरेंट बजट के हिसाब से, यानी कि हमारा बजट हमें किस तरह से परमिट करता है उस हिसाब से हमें ये चीज़ को देखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग हमारी मोबाइल फ़ोन के दो ऑप्शन में से एक पॉसिबल ऑप्शन हमारी बजट को ध्यान में रखते हुए चूज़ कर लेते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल बजटिंग के साथ। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो बहुत ही ह्यूज होते हैं और लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करते हैं। इसलिए जब भी हम कैपिटल बजटिंग के एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में रखने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें सबसे पहले सेलेक्टिंग प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कई सारे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स के अक्रॉस आती रहती है फ्रिक्वेंटली, लेकिन कैपिटल रेस्ट्रिक्शन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करना पड़ता है एक राइट मिक्स जो कि प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स को देता हो और उनकी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करता हो। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि हम जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिले, रिटर्न्स हमें मिले। सेकेंडली हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रोल की। अब जहाँ पर हम मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल बजटिंग का, जबकि कंट्रोलिंग कैपिटल कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन जाता है हमारा। अब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करना और बजटिंग को फोरकास्ट करना और उससे इंश्योर करना कि हमारी जो नो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो लॉस्ट ना हो या फिर क्रक्स ऑफ बजटिंग में ना आ जाए। तो हमें क्या करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने का एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। और फाइंडिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स। अब हमारी जो फंड्स का क्वांटम है या फिर हमारे जो प्रोक्यूरिंग का सोर्स है उसे हमें डिटरमाइन करना पड़ता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कैपिटल बजटिंग को लेकर। अब बैलेंस जो हम फाइंड आउट करते हैं हमारी कॉस्ट बोरोइंग और हमारी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में, ये एक इम्पॉर्टेंट गोल होता है हमारी कैपिटल बजटिंग का। यानी कि हमें राइट जो सोर्सेस हैं हमारे फंड्स के वो करेक्टली फाइंड आउट करने ज़रूरी होते हैं। और कई सारी ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि हम प्रॉफिटेबल कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं और हम एक रिप्लेसमेंट देखते हैं, जहाँ पर हम हमारे एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट जो होते हैं उनको अगर ज़्यादा रिटर्न हमें पहले मिल रहा है
तो उन एसेट को, मतलब एसेट अगर हमारा अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है तो एसेट रखना है या उसे रिप्लेस करना है, ये वाला डिसीजन भी हमें लेना पड़ता है। हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हमारा जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है वो हमें सेलेक्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि उसका आउटकम कैसे है उसके ऊपर से हम हमारी कैपिटल बजटिंग को डिसाइड करते हैं। फिर हम है हमारे जो फिनांस हमें रिक्वायर्ड होता है उसका क्वांटम भी एक्सपेक्ट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर। साथ ही साथ हम एसेस करते हैं हमारी वेरियस सोर्सेस ऑफ फिनांस को हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे जो प्रपोजल्स हैं उन प्रपोजल्स के सारे एडवांटेजेस हमें मिले हमारे प्रोजेक्ट में, जो कि बेस्टली इवेल्युएट हम कर सके, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लाने की कोशिश करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट में। तो कैपिटल बजटिंग के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हम देखते हैं, और मेजरली अगर हम बात करें तो कैपिटल बजटिंग में हम देखते हैं कि प्रॉफिटेबल रिटर्न मिलने वाला इन्वेस्टमेंट अगर हम करें तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारी शेयर होल्डर्स के लिए और हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अच्छा हो जाता है। अब हम बात करेंगे हमारी फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग की। अब कैपिटल बजटिंग के जो फीचर्स हैं वो कुछ इस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं। कैपिटल बजटिंग में इन्वॉल्व होता है इन्वेस्टमेंट करना फंड्स का, जो कि करंटली हम इन्वेस्ट करते हैं लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो हमें फ्यूचर में मिलता है। और जनरली फ्यूचर बेनिफिट जो है वो स्प्रेड होता है ओवर सेवरल ईयर्स, यानी कि वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अब कैपिटल बजटिंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो होती ही है, साथ ही साथ वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है। ये जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, वहाँ पर हम डिटरमाइन करते हैं हमारी फिनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में। और हर प्रोजेक्ट जो होता है वहाँ पर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स जो है वो इन्वॉल्व होती है। साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर के डिसीजंस है वो इरिवर्सिबल भी होते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है बिजनेस कंसर्न की, वो बेस्ड होती है हमारी क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो कि हमने हमारी प्रोजेक्ट में की गई होती है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं हमारी कैपिटल बजटिंग के, जहाँ पर हम ध्यान रखते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट को लेकर। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग की। अब कुछ प्रिंसिपल्स है जो कि एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारी एलोकेशन ऑफ मनी में और हमारे प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है डिसीजंस आर बेस्ड ऑन कैश फ्लो नॉट अकाउंटिंग इनकम। अब जो रिलीवेंट कैश फ्लोज होते हैं वो बेस्ड होते हैं इंक्रीमेंटल कैश फ्लो के ऊपर। ये रिप्रेजेंट करता है हमारा चेंजेस इन कैश फ्लो, जो कि अगर हमारा प्रोजेक्ट हम अंडरटेक करते हैं उसके ऊपर। एस्पेक्ट ऑफ कैश फ्लो जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारी कैपिटल बजटिंग को, वो होते हैं संक कॉस्ट और एक्सटर्नैलिटीज। अब ये जो दोनों कॉस्ट है वो दोनों कॉस्ट अवॉइड नहीं की जा सकती। संक कॉस्ट जो होती है वो अनअवॉइडेबल होती है अगर हम प्रोजेक्ट को अंडरटेक करते हैं तभी भी, और एक्सटर्नैलिटीज जो होती हैं वो साइड इफेक्ट होते हैं हमारे प्रोजेक्ट के, जो कि अफेक्ट करती हैं हमारी फर्म की कैश फ्लोज को। तो हम जो डिसीजंस देख रहे हैं वो कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड करते हैं और अकाउंटिंग इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करते। सेकेंड प्रिंसिपल जो है वो है कैश फ्लो आर बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैश फ्लोज जो है वो बेस्ड होते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर। अगर अदर वर्ड्स में हम बात करें तो ये जो कैश फ्लो है वो हमें लॉस्ट होते हैं क्योंकि हमारी फिनेंशियल जो कोई प्रोजेक्ट होते हैं उसकी वजह से। अब ये कैश फ्लो जो है वो एक्यूमुलेटेड किए जाते हैं एसेट के थ्रू हमारे फर्म के, जो कि ऑलरेडी हमने ओन किए होते हैं, और वो संक हो जाते हैं अगर हमारा प्रोजेक्ट कंसिडरेशन में या फिर अंडरटेकन में अगर आ गया हो। तो इस तरह से हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर हमारा कैश फ्लो जो है वो बेस्ड होता है। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो आर इम्पॉर्टेंट। जो टाइमिंग होता है हमारी कैश फ्लो का वो भी क्रूशियल होता है क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ। कैश फ्लो जो है वो रिसीव्ड होता है नेट वर्थ के साथ या फिर वर्थ मोर देन फ्यूचर में, जो कि हमें रिसीव्ड होता है बाद में। तो उसके ऊपर हमारा जो कैश फ्लो होता है वो कैश फ्लो डिपेंड होता है। तो टाइमिंग जो होता है कैश फ्लो का वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है कैश फ्लो आर एनालाइज्ड ऑन एन आफ्टर टैक्स बेसिस। कैश फ्लो जो मेजर करते हैं वो आफ्टर टैक्स बेसिस पर मेजर करते हैं। ये यूजलेस मेजर हो जाता है कैश फ्लो का अगर हम बिफोर टैक्सेस लेते हैं, क्योंकि इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू को नहीं देखते। तो फर्म की वैल्यू जो है वो बेस्ड होती है कैश फ्लो पर, जो फर्म एक लेती है और कीप करती है, जहाँ पर हमारी जो मनी है वो सेंड नहीं किया जाता गवर्नमेंट को। लास्टली हम देखेंगे प्रिंसिपल जो कि फिनेंसिंग कॉस्ट आर रिफ्लेक्टेड ऑन प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। फिनेंसिंग कॉस्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है हमारी प्रोजेक्ट के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को। अब रेट ऑफ रिटर्न जो है वो एक एस्पेक्ट होता है फिनेंसिंग का जहाँ पर हमें पोटेंशियल रिस्क दिखती है। प्रोजेक्ट जो है वो एक्सपेक्टेड किए जाते हैं हायर रेट ऑफ रिटर्न के लिए, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इंक्रीज होती है वैल्यू ऑफ फर्म में।
तो हम जो चाहते हैं कि हमारी जो प्रोजेक्ट की रेट ऑफ रिटर्न है वो हमें हाई मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि हमें प्रॉफिट हो सके उससे। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारी कैपिटल बजटिंग के। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। अब प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग में 5 स्टेजेस आती है। सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एक बार अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्ट कर ले तो फिर हम इवैल्यूएशन ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल करते हैं। उसके बाद हम मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट को चूज़ करते हैं। देन हम कैपिटल बजटिंग को अपॉर्चनमेंट करते हैं और बाद में परफॉर्मेंस रिव्यू लेते हैं। तो हम इसे वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्रोसेस, आइडेंटिफाई करना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। ऑर्गेनाइजेशन की पहली नीड होती है आइडेंटिफाई करना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कोई भी हो सकती है हमारी बिजनेस लाइन के लिए, जो कि हमारी प्रोडक्ट को एक्सपांशन कर सके या फिर हमारी न्यू एसेट को परचेस कर सके। जैसे कि अगर कंपनी फाइंड आउट कर देती है 2 नए प्रोडक्ट्स को जो कि वो ऐड कर सकती है उनकी प्रोडक्ट लाइन में, तो ये होता है आइडेंटिफाई करना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसके आगे की जो स्टेप है वो होती है इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। एक बार हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज कर ले तो ऑर्गेनाइजेशन को नीड होती है उसके ऑप्शंस या फिर उसके इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करने की। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक बार हम डिसाइड कर ले कि हमें एक न्यू प्रोडक्ट या फिर कुछ न्यू प्रोडक्ट्स को ऐड कर देना है हमारी प्रोडक्ट लाइन में, तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो डिसाइडिंग करना कि किस तरह से हमें इन प्रोडक्ट को एक्वायर करना है। तो वहाँ पर मल्टीपल वेज होते हैं एक्वायरिंग करने के, जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चर्ड इन हाउस या फिर मैन्युफैक्चर्ड बाय आउटसोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग द प्रोसेस और परचेज फ्रॉम द मार्केट। यानी कि हम हमारे प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या हम हमारे प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी से मैन्युफैक्चर करवा के ले सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट मार्केट से परचेज करके भी उसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है चूजिंग प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट का। एक बार हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर ले और सभी प्रपोजल्स को ठीक से इवैल्यूएट कर दे तो ऑर्गेनाइजेशन को नीड होता है मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करना और उसे सेलेक्ट कर देना। सेलेक्ट करते वक्त एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो है उसे हम देखते हैं और जहाँ पर यूज ऑफ टेक्निक ऑफ कैपिटल रेशनिंग जो है उसका रैंक प्रोजेक्ट हम हमारे रिटर्न के बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं और बेस्ट ऑप्शन जो अवेलेबल है उसे सेलेक्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो कंपनी को डिसाइड करना होता है मोस्ट प्रॉफिटेबल जो है उसके लिए वो चीज़ को सेलेक्ट करना, या फिर मैन्युफैक्चरिंग या परचेसिंग दोनों में से जो प्रोडक्ट स्क्रैपिंग के आइडिया अच्छे से देता है उसको हमें एक्वायरिंग करना पड़ता है या फिर दोनों को एक्वायर कर सकते हैं। तो इस तरह से मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कौन सी है, कौन सा अल्टरनेटिव ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है, उसको हम चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है हमारी कैपिटल बजटिंग एंड अपॉर्चनमेंट की। एक बार प्रोजेक्ट हम सेलेक्ट कर दिए हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है हमारी प्रोजेक्ट को फंड दे देना। तो ये जो फंड है प्रोजेक्ट के वो नीड होती है आइडेंटिफाइंग सोर्सेस ऑफ फंड्स और एलोकेट अकॉर्डिंगली। तो ये जो सोर्सेस होते हैं फंड्स के वो रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट, लोन या फिर दूसरे कोई भी चैनल से हम रेज कर सकते हैं और हम उसका अपॉर्चनमेंट कर सकते हैं। और जो लास्ट स्टेप होती है हमारे प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग की वो होता है रिव्यूइंग द इन्वेस्टमेंट, यानी कि परफॉर्मेंस का रिव्यू करना। अब इनिशियली ऑर्गेनाइजेशन में हमने पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट कर दिया था प्रेडिक्टेड रिटर्न के साथ। अब हम उसे कंपेयर करते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के साथ और हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। अब एग्जांपल अगर हम ले तो जब भी हम स्क्रीन करते हैं मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट को तो हम एक एक्सपेक्टेड रिटर्न को डिसाइड करते हैं जो कि हमने वर्कआउट करके रखी होती है, और जैसे ही हमारी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम तो और प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है मार्केट में तो जो प्रॉफिट अर्न होता है उसकी सेल्स के बाद उसे हम कंपेयर करते हैं हमारी सेट एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ। तो ये जो है ये हमें हेल्प करता है हमारी परफॉर्मेंस रिव्यू में कि जो हमने सोच के रखा था रिटर्न उसके साथ हमारा रिटर्न मिल रहा है या नहीं। तो ये परफॉर्मेंस रिव्यू यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से कैपिटल बजटिंग के 5 प्रोसेसेस में ये कैपिटल बजटिंग होता है, जहाँ पर हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस रिव्यू तक ये चीज़ आती है। अब हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग के टेक्निक की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी कैपिटल बजटिंग का। अब कैपिटल बजटिंग के टेक्निक्स जो हैं वो इवैल्यूएट करते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को और हेल्प करते हैं हमारी कंपनी को डिसाइड करने के लिए डिज़ायरेबिलिटी हमारी कौन सी प्रपोजल की अच्छी है या फिर हम कौन से प्रपोजल के लिए डिज़ायरेबल है।
अब ये जो टेक्निक्स है वो 2 हेड्स में कैटेगराइज की गई है। पहला जो हेड है वो है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा जो हेड है वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जिसे हम मॉडर्न मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में हमारी जो कैटेगराइजेशन है वो अगेन पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इनमें उसको डिवाइड कर दिया है। और जो दूसरा है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जिसे हम टाइम एडजस्टेड मेथड या फिर मॉडर्न मेथड्स भी कहते हैं, इसमें 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, जहाँ पर एनपीवी मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इन 3 तरहों में से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स की। ट्रेडिशनल मेथड जो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो कि बेस्ड होते हैं हमारी यूजफुल लाइफ पर और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पर, उनकी डिजायरेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। साथ ही साथ ये जो मेथड्स होती हैं, इन मेथड्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कंसेप्ट को कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहली मेथड जो हम देखेंगे वो है पे बैक पीरियड मेथड। अब ये जो टेक्निक है यहाँ पर हम इंटायरली कैलकुलेट करते हैं टाइम पीरियड जो कि रिक्वायर्ड होता है हमारी फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट में जो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे अर्न करने के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए ऑप्ट किया जाता है। पेबैक पीरियड जो है वो रेफर करता है नंबर ऑफ ईयर्स इट टेक्स टू रिकवर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये एक मेजर ऑफ लिक्विडिटी होता है फर्म का। और यहाँ पर अगर कोई एंटिटी लिक्विडिटी इशू में आती है तो ये एक केस होता है जहाँ पर एक शॉर्टर प्रोजेक्ट जो है वो पे बैक पीरियड में है, तो उसका जो फर्म की मतलब जितना शॉर्ट पे बैक पीरियड होगा उतनी फर्म के लिए बेटर कंडीशन रहेगी। पे बैक पीरियड जो है उसका एक फॉर्मूला है जहाँ पर हम उसको कैलकुलेट करते हैं फुल ईयर्स अंटिल रिकवरी प्लस अनरिकवर्ड कॉस्ट एट बिगिनिंग ऑफ द लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय कैश फ्लो ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, जहाँ पर फुल ईयर्स अंटिल रिकवरी इज नथिंग बट द पे बैक दैट ऑकर्स व्हेन क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो इक्वल्स टू 0। तो क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो जो है वो एक रनिंग टोटल ऑफ कैश फ्लो होता है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड ऑफ टाइम में। तो इस तरह से ये पे बैक पीरियड मेथड जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब ये जो टेक्निक है यहाँ पर टोटल नेट इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम डिवाइड कर देते हैं हमारी इनिशियल या फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट के साथ, जो कि डिराइव की जाती है मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में। अब ये जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है इसे ही एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की वो डिटरमाइन की जाती है डिवाइड करके एवरेज इनकम आफ्टर टैक्सेस बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, जो कि एवरेज बुक वैल्यू आफ्टर डिप्रिसिएशन होता है। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब एवरेज इनकम आफ्टर टैक्सेस जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल इनकम आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, और एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है उसे भी हम कैलकुलेट करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2 के साथ। तो ये इस मेथड पर जो बेस्ड है वो कंपनी सेलेक्ट करती है उन प्रोजेक्ट्स को जहाँ पर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हायर होता है मिनिमम रेट जो इस्टेब्लिश किए गए होते हैं कंपनी में उससे। तो ये जो है ये रिजेक्ट भी कर सकता है हमारी प्रोजेक्ट को जिसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कम है हमारी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ। तो इस मेथड से हम हमारे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे मॉडर्न मेथड्स की, यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स की। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं वो हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करती, और वहाँ पर जो कंसिडरेशन होता है वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर फ्लो ऑफ इनकम का होता है। जबकि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स जो हैं उनमें हम जो कंसेप्ट ध्यान में लेते हैं वहाँ पर जो रुपी अर्न होती है आज के रेट में उसका वर्थ ज़्यादा होता है कल की रेट के हिसाब से, यानी कि रुपी अर्न टुडे इज वर्थ मोर देन अ रुपी अर्न टुमारो। तो इसका मतलब होता है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड जो हैं वो कंसिडर करती हैं बोथ प्रॉफिटेबिलिटी को और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। तो इसकी जो मेथड है उससे हम बात करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो है वो कैलकुलेट की जाती है बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जो इन्वेस्टमेंट होता है पॉजिटिव एनपीवी के साथ वो कंसिडर किया जाता है, और इन केस अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं और प्रोजेक्ट जहाँ पर ज़्यादा हायर एनपीवी है वो मोस्ट लाइकली सेलेक्ट होता है, यानी कि जितना ज़्यादा एनपीवी उतना ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट। तो एनपीवी जो है वो सम होता है प्रेजेंट वैल्यू का, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं इंक्रीमेंटल कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट को,
डिस्काउंट करते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ और लेस कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को। अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो एनपीवी जो है वो एक डिफरेंस होता है बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ऑफ ए प्रोजेक्ट एंड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो इस टेक्निक के हिसाब से ये प्रोजेक्ट जहाँ पर एनपीवी पॉजिटिव है या फिर अबाउट जीरो है उसे सेलेक्ट करना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट का एनपीवी लेस देन जीरो है या फिर निगेटिव है तो इस प्रोजेक्ट को हमें रिजेक्ट करना चाहिए। अगर आगे हम बात करें तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं तो पॉजिटिव एनपीवी के प्रोजेक्ट हमारे हाईएस्ट एनपीवी जो देते हैं उसे सेलेक्ट कर देना चाहिए। तो एनपीवी का जो हम फॉर्मूला देखते हैं वो है CF1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के 1 प्लस डैश CFN डिवाइडेड बाय 1 प्लस KN प्लस CFO, जहाँ पर CFO का मतलब होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटले जो कि निगेटिव कैश फ्लो होता है। CFT का मतलब होता है आफ्टर टैक्स कैश फ्लो एट टाइम T और K का मतलब होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो इस तरह से नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को हम देखते हैं। पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड हमारे लिए बेटर होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट मेथड की जो हम बात करेंगे वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की। अब एनपीवी कंप्यूटेशन के लिए हमने डिस्काउंटेड रेट को यूज़ किया था, लेकिन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है यहाँ पर हम एक एनपीवी जो है जो ज़ीरो हो जाता है और ये प्रोजेक्ट जो है वो हायर होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का जो यूजुअली सेलेक्ट किया जाता है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो रेफर करता है हमारी डिस्काउंट रेट को जो कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो को इक्वल कर देती है हमारी इनिशियल कैश कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में। अदर वर्ड्स में हम बात करेंगे IRR जो है वो डिस्काउंटेड रेट है जहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट जो इस्टीमेट की जाती है कैश इनफ्लोज की वो इक्वल होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट इस्टीमेटेड कैश आउटफ्लो के साथ। तो अगर हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर होगा हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ प्रोजेक्ट के, तब हमें उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम है हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ, तब हमें उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना होगा। तो पीवी जो है इनफ्लोज वो इक्वल हो जाते हैं पीवी आउटफ्लोज के साथ और एनपीवी जो है वो जीरो हो जाता है CFO प्लस CF1 के साथ डिवाइडेड बाय 1 प्लस IRR1 प्लस CFN इंटू 1 प्लस IRRN प्लस CFO। सेम फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, बस यहाँ पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हमें निकालना है। तो इसी तरह से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो काम करती है। अब इसके आगे की जो मेथड है उसे हम देखेंगे जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड जो है वो एक रेशो होता है प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर कैश फ्लोज में जो कि प्रोजेक्ट करता है हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड को हमारी प्रोजेक्ट के लिए। अब हर जो टेक्निक होती है वो इनहेरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लेकर आती है। अब ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड होती है कि बेस्ट सुटेड टेक्निक जो है वो हमारी बजटिंग के लिए हम असिस्ट कर सकें, तो ये जो है वो सेलेक्ट करती है डिफरेंट टेक्निक्स को और कंपेयर करती है रिजल्ट्स को ताकि हम बेस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट तक पहुंच सके। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो एक प्रेजेंट वैल्यू होती है प्रोजेक्ट के फ्यूचर कैश फ्लोज की, जिसे हम डिवाइड कर देते हैं इनिशियल कैश आउटलेज के साथ। इसीलिए ये जो है वो क्लोजली रिलेटेड होती है एनपीवी के साथ। अब एनपीवी जो है वो एक डिफरेंस होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एंड इनिशियल कैश आउटले का। तो जहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की हम बात करते हैं ये रेशो होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एंड इनिशियल कैश आउटले का। तो पीआई का फॉर्मूला जो बनता है वो पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय CFO इज इक्वल टू 1 प्लस एनपीवी डिवाइडेड बाय CFO। इसी की वजह से अगर हमारा एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर ग्रेटर देन 1 होगा, तो अगर एनपीवी निगेटिव है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन 1 होगा। इसीलिए इसके ऊपर बेस्ड करते हुए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए और अगर ये 1 से ज़्यादा नहीं है, कम आता है, तो इस समय पर हमें हमारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो इस तरह से ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो हमें काम करती है। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं कंक्लूडिंग पार्ट की ओर। कैपिटल बजटिंग जो है वो एक प्रीडोमिनेंट फंक्शन होता है हमारी मैनेजमेंट का। राइट डिसीजंस हमें लेने होते हैं हमारी बिजनेस को ग्रेट हाइट्स तक पहुंचाने के लिए, जबकि एक सिंगल रॉन्ग डिसीजन भी हमारी बिजनेस के जो कि हमने
जिस प्रोजेक्ट में जिस टेन्योर के लिए फंड्स को इन्वॉल्व कर दिया था, नंबर ऑफ फंड्स को, उसे शट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो हमारी कैपिटल बजटिंग जो है वो बहुत ही सोच समझ कर हमें करनी चाहिए, और इसके लिए जो टेक्निक्स है वो टेक्निक्स हमें ज़रूर यूज़ करने चाहिए, ताकि हमें हमारा एक्यूरेट रिटर्न जो है वो एक्सेस करने आए या फिर उसके ऊपर डिस्कस करने आए, और उस हिसाब से ही हमें मोस्ट बेनिफिशियल जो हमारा रिटर्न है वो रिटर्न प्रोजेक्ट चूज करना आए। तो ये जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स है वो बहुत ही यूज़फुल होती है हमारी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो इन सारी टेक्निक्स को हमें हमारी प्रैक्टिकलिटी में यूज़ कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैपिटल बजटिंग के सारे बेसिक पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, बहुत ही डिटेल में हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है सभी थेरेटिकल कंसेप्ट्स को। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ और नीडी स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।